हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके एसएसबी मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि आपके जनरल साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, ये आज का जो सेशन है ये आपके जीके एसएसबी सुपरवाइजर फॉरेस्टर एग्जाम या और भी जो जीके एसएसबी के एग्जाम्स हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है या पटवारी है, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये आज का जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले हमने इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स उस पर हमने दो सेशंस लाए, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो जो रिलेटेड तो हैं एनवायरनमेंट एंड इट इज़ कंपोनेंट के। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस रह गए थे लास्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चंस आपके जीके एसएसबी के जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर का हुआ या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर या जेके पीएसआई का हुआ है, तो उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले हम ये कुछ दो चार क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है यहाँ पे, व्हाट लेवल ऑफ फूड चेन और कार्निवोरस, यानी कि जो कार्निवोरस के जो है इनकी लेवल क्या है किसमें, फूड चेन। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं या ऑल ऑफ देम। तो ये क्या मतलब इनकी जो लेवल है वो क्या रहती है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, आई होप वो लेक्चर आपने देखा होगा, जो इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स पे जिसमें हमने वो जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो अगर हम यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करेंगे, जो इसकी बेस होती है, यानी कि ट्रॉपिक लेवल वन, और ये है ट्रॉपिक लेवल टू, और ये ट्रॉपिक लेवल थ्री, और ट्रॉपिक लेवल फोर। तो ट्रॉपिक लेवल वन में इनमें क्या आते हैं, इनमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, और फिर ट्रॉपिक लेवल टू में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, और फिर ट्रॉपिक लेवल थ्री में आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर फाइनली टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इनके एग्जाम्पल क्या है, प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स। ठीक, और यहाँ पे अगर T2 यानी कि ट्रॉपिक लेवल टू की हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आती है गोट, जो कि फीड डायरेक्टली किन पे कर रही है, डियर, जो प्लांट्स में फीड करती है। और उसके बाद अगर हम कार्निवर्स की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे लाइन या डॉग। ठीक है, इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये किन पे ये करते हैं फीड, इन प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे गोट की एग्जांपल लेंगे, तो डॉग किस पे फीड करता है, गोट पे, या लाइन किस पे करता है, गोट पे फीड करता है। ठीक, तो अगर हम इनकी बात करेंगे लाइन और डॉग की, ये क्या है, ये है कार्निवर्स। ये हैं कार्निवर्स। कार्निवर्स क्या होते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, यानी कि मीट जो खाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवर्स। तो ये किस में आती है, आती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। यही कह रहा है कि व्हाट लेवल ऑफ द फूड चेन आर कार्निवर्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3R प्रिंसिपल। ये भी आया था आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में, जो लास्ट मंथ में हुआ था आपका एग्जाम फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का। जो ये 3R है, आर का क्या मतलब है, 3R का मतलब है रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक, तो यहाँ पे पहले जो करेक्ट ऑर्डर हम अगर यहाँ पे देखेंगे, पहले आता है रिड्यूस, उसके बाद रीयूज, उसके बाद रिसाइकल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में आया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन टू कॉम्बेट विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इशूज। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किस लिए साइन किया हुआ था, टू कॉम्बेट विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इशू, इनमें से कौन एनवायरमेंटल इशू कॉम्बेट करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन हुआ था। देखिए, अगर हम मॉन्ट्रियल की बात करेंगे, ये कहाँ पे है, कनाडा में। तो कनाडा में ये साइन हुआ था। ठीक, और कब हुआ था, ये हुआ था 16 सितंबर 1987 में, 1987। और एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1989। तो 1989 में ये एनफोर्स हो गया। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे, ये किसके रिलेटेड है, ये है रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन के। और जो 16 सितंबर है, इसको मनाया जाता है एज ओजोन डे, ओजोन डे। तो 16 सितंबर क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज ओजोन डे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो है करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। साइन कब हुआ था, 1987 में, और 1989 में ये इट केम इनटू फोर्स, और 16 सितंबर जो है ये है ओजोन डे। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अभी आपकी जेकेपीएसआई और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीएनजी इज अ फ्यूल गैस विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। ठीक, दैट इज यूज्ड फॉर व्हीकल्स इन जनरली, हम व्हीकल्स में जनरली यूज करते हैं। हियर सीएनजी स्टैंड्स फॉर, तो सीएनजी की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है हमको। तो ये किस में आया था, ये आया था जीकेपीएसआई के एग्जाम में। ठीक, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल, मतलब इजी क्वेश्चन है।
ठीक, कॉम्प्रेसिव नेचुरल गैस। तो इसकी जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक, कॉम्प्रेसिव नेचुरल गैस। ठीक, तो आगे ये किस में आया था, जेके पीएसआई में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन इज मेड अप ऑफ, और ये भी आया था जेके पीएसआई में। ये जो कैंसिल हुआ था पिछला एग्जाम जेके पीएसआई का जो पहला एग्जाम हुआ था, तो उसी में ये पूछे गए थे। ठीक, तो ओजोन इज मेड अप ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स या 5 ऑक्सीजन एटम्स। देखिए अगर हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे वो है O3, यानी कि 3 ऑक्सीजन इस एटम्स इसमें होते हैं। ठीक, कितने, 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ओजोन इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। और ओजोन कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, तो वहाँ पे ये पाया जाता है ओजोन। ठीक, और किससे प्रोटेक्ट करता है हमें, यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ फूड चेन एग्जिबिट्स द फॉलोइंग वे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। ठीक, इनमें से जो यहाँ पे हमें 4 फूड चेन दी हुई हैं, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी फूड चेन जो है वो मतलब इस तरह से जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी किस में हो जाता है। ठीक, डेड ऑर्गेनिज्म, फंजे और फिर बैक्टीरिया। और ये भी आपके जीकेपीएससी में आया था। तो यहाँ पे कह रहा है विच टाइप ऑफ फूड चेन एग्जिबिट, यानी कि कौन सी फूड चेन ये वाला जो मतलब ये है वे है फॉलो करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। ठीक, देखिए अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो वहाँ मैंने हम आपको एक चीज़ बताई थी, जो भी फूड चेन डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगी उस फूड चेन को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक, वो होती है सेप्रोफाइटिक फूड चेन। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, डेड ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद फंजे और फंजे के बाद फिर बैक्टीरिया। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये करेक्ट आंसर है, सेप्रोफाइटिक फूड चेन। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ फूड चेन द टोटल लिविंग मटेरियल इज डिपिक्टेड बाय। एक फूड चेन में जो टोटल लिविंग मटेरियल है इज डिपिक्टेड बाय, वो हमें मतलब कैसे पता चलता है, किस पिरामिड से। यहाँ पे पहले ऑप्शन है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर और ट्रॉपिक लेवल। देखिए अगर हम पिरामिड्स की बात करेंगे, देखिए लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं इनको, पिरामिड्स होते क्या है। देखिए जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं ये होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या हम कहेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, किसकी, इट इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होंगे, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ये क्या दिखाता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, जो ये यहाँ पे कौन है, ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप है और जो एनर्जी ट्रांसफर है वो कैसे हो जाता है। ठीक, एनर्जी ट्रांसफर और जो भी यहाँ पे रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन ऑर्गेनिजम्स वो ये एक्सप्लेन करता है, यानी कि उस चीज़ की ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। और जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसका कंसेप्ट किसने दिया था, इसका कंसेप्ट दिया था चार्ल्स इल्टन ने, चार्ल्स इल्टन। तो इस वजह से इनको कहते हैं इल्टोनियन पिरामिड्स भी, इल्टोनियन पिरामिड्स। तो इनको क्या कहते हैं, इल्टोनियन पिरामिड्स भी इनको कहते हैं। ठीक, तो दिया किसने, चार्ल्स इल्टन ने। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी जो ये है शेप इनकी 2 टाइप की होती है। शेप जो है वो इनकी 2 टाइप की होती है, या होंगे ये अपराइट, या होंगे ये अपराइट एंड इन्वर्टेड, या होंगे अपराइट। देखिए अपराइट का मतलब अगर इसकी शेप ये होगी तो ये होगी अपराइट, और अगर शेप इनकी ये होगी तो ये होगी इन्वर्टेड। ठीक, ये अपराइट और ये इन्वर्टेड। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। तो टाइप्स ऑफ पिरामिड्स हमें हमारे पास मेनली मतलब 3 है। एक है पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, और दूसरा है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, और तीसरा है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी की, तो यहाँ पे जो इसकी शेप होती है ये ऑलवेज होती है अपराइट, ये हमेशा अपराइट होती है। क्यों, क्योंकि जो बेस होती है, यानी कि जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी कंटेंट वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर हम वापस इस डायरेक्शन में जाएंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हर किसी लेवल पे 10% ऑफ द एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक, तो प्रोड्यूसर के पास होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद मतलब डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि जब हम की तरफ जाते हैं, यानी कि अपर ट्रॉपिक लेवल्स की तरफ जाते हैं। ठीक, तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है अपराइट। और अगर हम नंबर की बात करेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर की, ये अक्सर होता है अपराइट, लेकिन कभी कभार ये इन्वर्टेड भी होता है। ठीक, इन्वर्टेड भी होता है। और उसके बाद अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे, ये भी क्या है, अपराइट, और कुछ एक्सेप्शन में ये इन्वर्टेड भी होता है।
इन्वर्टेड होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे डिट्रीटस फूड चेन की बात करेंगे, डिट्रीटस फूड चेन कौन सी होती है, जब किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म पे मतलब क्या बाकी ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं फीड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिट्रीटस फूड चेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म है और इसके ऊपर फीड कर रहे हैं बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लाखों की तादाद में या हंड्रेड्स की तादाद में। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे देखिए जो यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 1 है फॉर एग्जाम्पल, इसमें कितने नंबर हैं, इसमें फॉर एग्जांपल 1 नंबर है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम ट्रॉपिक लेवल 2 की बात करेंगे यानी कि कंज्यूमर्स की, तो फॉर एग्जांपल ये 100 है यहाँ पे। ठीक, और अगर हम इसका पिरामिड बनाएंगे तो इसका पिरामिड ऐसे बन जाएगा, मतलब इन्वर्टेड, यानी कि पहले आ जाएगा इसमें 1 और इसमें आ जाएंगे 100 ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्वर्टेड है। तो ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये भी क्या होता है, ये एक्सेप्शनल केसेस में इन्वर्टेड भी होता है। और इसी तरह पिरामिड ऑफ बायोमास जो है ये भी क्या होता है, ये भी होता है इन्वर्टेड और अपराइट, यानी कि दोनों। खाली पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये होता है ऑलवेज अपराइट। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है इन फूड चेन द टोटल लिविंग मटेरियल इज डिपिक्टेड बाय, हमें बताना है कि जो टोटल लिविंग मटेरियल है वो किस पिरामिड से डिपिक्ट होता है। यहाँ की देखिए अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, ये किसके बारे में मतलब यहाँ पे देता है, ये देता है इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी। इसी तरह पिरामिड ऑफ नंबर, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक, और फिर पिरामिड ऑफ बायोमास, तो यहाँ से हमें पता चलता है, जो देखो अगर हम लिटरल मीनिंग भी देखेंगे, बायो मीन इज लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिविंग मास है वो कौन सा पिरामिड हमें देता है, पिरामिड ऑफ नंबर। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, यानी कि टोटल लिविंग मटेरियल इज डिपिक्टेड बाय पिरामिड ऑफ बायोमास। होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ से आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन द वर्ल्ड इज, यानी कि मोस्ट न्यूक्लियर फ्यूल जो क्या मतलब ज़्यादा यूज़ हो जाता है किसमें, मतलब जो एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं मतलब आइसोटोप्स, ये सारे हैं आइसोटोप्स, यानी कि थोरियम है, यूरेनियम है, यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 235 है और प्लूटोनियम 239, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आइसोटोप्स। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यूरेनियम की, देखिए यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, इसके अबाउट 37 आइसोटोप्स हैं, इसके कितने 37 आइसोटोप्स हैं, जिसमें मतलब जो मोस्ट कॉमन है उनमें से 234 है, इसी तरह यूरेनियम 235 है, इसी तरह यूरेनियम 238 है। और जो मोस्ट एबंडेंट है आइसोटोप है वो है इसका 235, जो मतलब यूजुअली यानी कि मोस्ट न्यूक्लियर मतलब मोस्टली हम यूज़ करते हैं एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, कौन, यूरेनियम 235। तो यहाँ पे यूरेनियम 235 क्या है करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे यूरेनियम 235। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे यूरेनियम 235 की, ये क्या है, ये है मोस्ट कॉमन आइसोटोप यूरेनियम का यही है। ठीक, कम से कम लगभग 99% ऑफ द नेचुरल यूरेनियम जो है वो कौन है, वो ये यूरेनियम 235। ठीक, और जो यूरेनियम 235 है ये ओनली 235 ये ओनली आइसोटोप है किसका, यूरेनियम का, जो किसके अंडर हो जाता है, मतलब विच अंडरगो फिशन रिएक्शन, जिसकी क्या हो जाती है, फिशन रिएक्शन, कौन, यूरेनियम 235। ठीक, तो ये आपको ये सारी मतलब इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, मे बी इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, यूरेनियम 235। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली यूज्ड इन सोलर कुकर्स फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। तो इनमें से सोलर कुकर हम क्या यूज़ करते हैं फॉर ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी। देखिए अगर हम सोलर कुकर्स के यहाँ पे बात करेंगे, सोलर कुकर्स में हम यूज़ करते हैं मिरर। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। और कौन सा मिरर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम यूज़ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हम यूज़ यहाँ पे करते हैं, और कनकेव मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। और इसी तरह एक और मिरर है उसको कहते हैं हम कन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स का मिरर का एक और नाम है क्या, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और अगर हम यहाँ पे जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन जैसे हैं, यानी कि मायोपिया है, मायोपिया हम कैसे करेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, ये आपको याद रखना है। इसी तरह जो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया हम कैसे करेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कौन, हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया का एक और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया को हम कहते हैं फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी। तो इसी सोलर कुकर में हम यूज़ करते हैं क्या, कनकेव मिरर फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, ताकि यहाँ पे जो सोलर कुकर का जो टेम्परेचर है वो फिर इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन द प्रोडक्शन ऑफ वेव एनर्जी विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ वेव एनर्जी के लिए कौन सी एनर्जी हम यहाँ पे यूज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो वेव्स होती है उनमें कौन सी एनर्जी होती है, उनमें होती है काइनेटिक एनर्जी। देखिए अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, किसी मैकेनिकल एनर्जी जो है ये हमारी दो टाइप्स की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, इसकी फॉर्मूला क्या है, ये होता है बराबर 1/2 mv², m इज द मास, v क्या है वेलोसिटी। और इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसके बराबर होती है, mgh, m क्या है मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h क्या है हाइट। ठीक, और अगर हम वेव्स की बात करेंगे, वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, वेव्स इज आर कॉज्ड बाय टाइड्स, टाइड्स की वजह से या विंड की वजह से या ल्यूनर साइकिल्स की वजह से, ल्यूनर साइकिल्स। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ वेव्स जो है, मूवमेंट ऑफ वेव्स ये क्या क्रिएट करता है, क्रिएट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वेव्स में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और फिर यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी और एनर्जी में। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इनमें से जो है ऑप्शन नंबर 1 टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से जो कौन सी ऑप्शन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए अगर हम टाइड्स की बात करेंगे, यहाँ जो टाइड्स होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, और इसी तरह हाइड्रो एनर्जी यानी कि जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है, वाटर की यानी कि फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी हो जाती है कन्वर्ट किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी तरह विंड एनर्जी यानी कि विंड यानी कि एयर की जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो तीनों में क्या होता है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी, और सोलर एनर्जी ट्रांसफर टू विंड एनर्जी, विंड एनर्जी ट्रांसफर टू सोलर एनर्जी। देखिए थर्ड और फोर्थ ये सी एंड डी ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वाटर रिजर्वायर है यानी कि डैम, और इस डैम में क्या होता है, स्टोर वाटर हम स्टोर करते हैं, और फिर यही वाटर जो है एक चैनल के थ्रू आता है, फ्लो हो जाता है, तो नीचे लगाते हैं हम टर्बाइन, और टर्बाइन क्या करता है, यहाँ पे मूव करता है, रोटेट करता है, और फिर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन देखेंगे, जो ये डैम होती है इसमें जो वाटर है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर ये फ्लोइंग वाटर इसके पास भी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे होती है कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एनर्जी कन्वर्जन क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, in order to produce solar energy during sunlight which where the energy is stored in battery, यानी कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि कब, ड्यूरिंग सनलाइट, वायर द एनर्जी इज स्टोर्ड इन बैटरी, यानी कि किन बैटरीज में हम ये स्टोर करते हैं। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, सन से आती है लाइट यानी कि लाइट रेज आती है, और ये फॉल करती है किस पे, हमारे सोलर प्लेट पे जो हम अपने रूफ टॉप्स पे लगाते हैं। इन सोलर सेल्स हम एक और नाम से जानते हैं उनको, इसको कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स, जिनको कहते हैं फोटो वोल्टेक, फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब क्या, फोटो मीन्स लाइट, फोटोवोल्टिक सेल्स हम इनको कहते हैं। ठीक, और ये किन की बनी होती हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम, और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये दोनों क्या, ये है सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ आपने शेप देखी होगी इनकी, इनमें ऐसे वो सेल्स होते हैं स्क्वायर टाइप की, ऐसी सेल्स होती है उनमें, और ये सेल्स जो है ये इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, कैसे होते हैं, सीरियली, पैरेलली यानी कि पैरेलल कनेक्शन या बोथ। ये क्वेश्चन आया था आपके सब नेशनल का फाइनेंस में, ऐसा कि एग्जाम में पूछा गया था कि जो इनका ये इंटरकनेक्शन होता है वो कैसे होता है, सीरियल होता है, पैरेलल होता है कि बोथ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है बोथ। ठीक है, ये होता है बोथ, और फिर इन्हीं सोलर सेल से निकलता है फिर करंट। देखिए जब इन पे क्या पड़ जाता है, लाइट पड़ जाती है, तो यहाँ पे फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे फिर करंट प्रोड्यूस होता है, कौन सा, डीसी करंट, और ये डीसी करंट फिर किसमें स्टोर होता है, ये होता है फिर बैटरी में हम स्टोर करते हैं, किसमें, बैटरी में, और फिर बैटरी से फिर वापस लेते हैं किसमें, इन्वर्टर में, और इन्वर्टर इनको इसको करते कन्वर्ट इनटू एसी, और यही एसी फिर हम फिर अपने जो घर में फिर यूज़ करते हैं। ठीक, तो हमें बताना है जो बैटरी, ये कौन सी बैटरी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बैटरीज की बात करेंगे, देखिए हमारे पास होती है लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, ये हम किस में यूज़ करते हैं, हम अपने लैपटॉप में यूज़ करते हैं। आपने देखेंगे अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन, उनमें कौन सी बैटरी होती है, लिथियम आयन। और अगर हम एक और बैटरी होती है यहाँ पे, निकल लेड या निकल कैडमियम,
ये भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है निकल कैडमियम। निकल कैडमियम इज करेक्ट आंसर। तो इन बैटरीज में हम ये स्टोर फिर करते हैं, ठीक। और फिर इन्वर्टर का काम क्या होता है, ये करता है डीसी कन्वर्ट किसमें, एसी में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हमें बताना है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, इनसे एलपीजी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी या सीएनजी। तो इसका करेक्ट आंसर सोलर एनर्जी। देखिए अगर हम यहाँ पे सन की बात करेंगे, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए पहले हम देखेंगे पार्ट्स यानी कि सरफेस ऑफ सन, ये हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे करेंगे। देखिए अगर हम इनर कोर की बात करें तो पहले क्या आता है, पहले आता है कोर, उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, और उसके बाद आता है कॉन्वेक्शन जोन। ये पार्ट्स ऑफ सन है, ठीक, कन्वेक्शन जोन। उसके बाद आता है फोटोस्फीयर, और उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर का ये बाद आता है फिर लास्ट जो आउटर मोस्ट है वो है कोरोना। ये वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये पार्ट ऑफ सन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फोटोस्फीयर की बात करेंगे, ये है विजिबल सरफेस ऑफ द सन, विजिबल सरफेस ऑफ द सन। तो इनर मोस्ट कौन सा, इनर मोस्ट है कोर, और आउटर मोस्ट क्या है, आउटर मोस्ट है कोरोना, ठीक। आउटर मोस्ट है कोरोना, इनर मोस्ट है कोर। और ये कोर जो है इसी में एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और ये यहीं पे क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और इस फ्यूजन के लिए रिक्वायरमेंट जो है टेम्परेचर का ये बहुत ज़्यादा है। तो इस कोर में कितना टेम्परेचर होता है, इसमें होता है अबाउट 15 मिलियन, अबाउट 15 मिलियन कैल्विन्स का टेम्परेचर इसमें होता है। और प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है अबाउट 250 बिलियन एटमॉस्फेयर, 250 बिलियन एटमॉस्फेयर। तो इतना मतलब जब टेम्परेचर, इस टेम्परेचर की प्रेजेंस हुआ, इस एटमॉस्फेरिक मतलब इस प्रेशर की प्रेजेंस में फिर ये फ्यूजन रिएक्शन हो जाती है। और ये फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, इसमें दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है ये फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है हीलियम प्लस एनर्जी। और फिर यही एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कौन से आइसोटोप यहाँ पे यूज होता है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम आइसोटोप हाइड्रोजन का यहाँ पे यूज होता है। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3। ये आपको पता ही होगा कौन कौन सा, प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जो पहले वाले दो हैं ये होते हैं स्टेबल, और जो लास्ट में है ट्राइटियम, ये क्या है, ये है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक। तो विजिबल पोर्शन कौन सा है सन का, विजिबल है फोटोस्फीयर, आउटर मोस्ट कौन सा कोरोना, और इनर मोस्ट कौन सा कोर। और कोर में कौन सी रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें लिए इतना टेम्परेचर जरूर है 15 मिलियन, और प्रेशर 250 बिलियन। देखिए अगर हम सन कोर की बात करेंगे तो एक सेकंड में कितना हाइड्रोजन ये फ्यूज करता है, अबाउट 600 बिलियन टन। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो, 600 बिलियन टन पर सेकंड, एवरी सेकंड जो होते हैं हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो फ्यूज होते हैं, यानी कि सन कोर फ्यूज अबाउट 600 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन एवरी सेकंड, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं पीपी रिएक्शन, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन हम इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन एवरी 1.5 मिलियन ऑफ सेकंड, यानी कि अगर हम एक सेकंड के 1.5 मिलियन मतलब क्या करेंगे, हिस्से करेंगे, यानी कि उसमें जो रिलीज हो जाती है उस टाइम पीरियड में रिलीज हो जाती है क्या एनर्जी, वो मतलब इससे भी ज़्यादा होती है जितनी एक मतलब ह्यूमनज, यानी कि अर्थ पे ह्यूमनज ईयर मतलब पर ईयर मतलब जितनी एनर्जी वो क्या करेंगे यूज़ करेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे उतनी एनर्जी मतलब 1.5 मिलियन ऑफ अ सेकंड में सन रिलीज करता है। मतलब इतनी मतलब एनर्जी सन रिलीज यहाँ पे करता है, ठीक है। तो कितने मिलियन ऑफ टन, 600 मिलियन ऑफ मेट्रिक टन जो है ऑफ हाइड्रोजन जो फ्यूज होता है आफ्टर एवरी सेकंड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज एंड लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय बायोमास, फ्यूल सेल्स, फॉसिल फ्यूल्स, सन या विंड। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के यहाँ पे ट्रिप्ड हीट इनसाइड द अर्थ इज नोन एज, जो अर्थ है इसके अंदर जो ट्रिप्ड हीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या थर्मल एनर्जी। तो इसको कहते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब अर्थ और थर्मल मतलब हीट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, सी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा नहीं है, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस, बायोमास। देखिए अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे पहले रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल
सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सा आता है? एक है सोलर, विंड, इसी तरह ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, इसी तरह बायो एनर्जी, बायो एनर्जी, इसी तरह है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी हमने बताया। हाँ, इसी तरह है जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, और क्या है? हाइड्रो पावर। ये सारे क्या है? ये सारे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, फॉसिल फ्यूल्स, ये मेजर एग्जाम्पल। फॉसिल फ्यूल्स ये क्या है? ये है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इन फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आता है? कोल आता है, ऑयल्स आते हैं, या नेचुरल गैस आता है, नेचुरल गैस। और ऑयल्स में क्या क्या आता है? फिर पेट्रोल आता है और डीजल आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? वो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या है? ये है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है? विच एनर्जी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम मूविंग एयर। तो यहाँ पे एयर की बात हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी गलत है, न्यूक्लियर गलत है, बायोमास गलत है, विंड एनर्जी का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विंड एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि ये वरना लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। विच फोसिल फ्यूल इज द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव, यानी कि कौन सा फोसिल फ्यूल जो है वो कार्बन इंटेंसिव है एंड हैज द हाईएस्ट CO2 इमिशंस व्हेन बर्न। और जब हम इसको बर्न करते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट CO2 इमिशंस आ जाती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। नेचुरल गैस, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल या पीए। तो यहाँ पे क्या है? कोल इज द करेक्ट आंसर। तो कोल क्या है यहाँ पे? इट इज़ द कार्बन इंटेंसिव मटीरियल। और जब ये बर्न होता है तो ये मतलब बहुत सारा CO2 जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो है प्रोड्यूस होता है कब? जब हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे, कौन कौन सा मेजर? CO2 है, इसी तरह CH4 यानी कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, इसी तरह ओजोन है, या वाटर वेपर। ये सारे मेजर ग्रीन हाउस गैस। इनमें से जब हम क्या करते हैं, जब हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, तो कौन सा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड फॉर सोलर पावर जनरेशन। इनमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं है जो कि यहाँ पे सोलर एनर्जी, सोलर पावर जनरेशन में यूज नहीं होता है? यानी कि इनमें से हमें बताना है। यूवी लाइट ये यूज होती है, इंफ्रारेड भी और विजिबल लाइट भी। और यहाँ पे एक्सरे क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एक्सरेज। ठीक है, देखिए अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी मतलब रेज होती हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे गामा रेज, गामा गामा रेज, इसी तरह एक्सरेज, और फिर आती है हमारे यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद आते हैं फिर विजिबल रेज, विजिबल, और फिर आते हैं इसी तरह इंफ्रारेड रेज, और फिर आती है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रेज, और इसी तरह लास्ट फिर रेडियो वेव्स। ये सारे बनाते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिए अगर हम वेव लेंथ की बात करेंगे तो वेव लेंथ इनकी कैसे इंक्रीज हो जाती है? देखिए इस ऑर्डर में क्या होती है वेव लेंथ इनकी इंक्रीज, यानी कि रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेव लेंथ है, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद IR, यानी कि सबसे कम वेव लेंथ किनकी होती है? गामा रेज की। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे वो रिवर्स में, यानी कि गामा रेज जो है इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए और यहाँ पे अगर हम तो फ्रीक्वेंसी और इसकी रिलेशन देखेंगे वेवलेंथ की इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक्सरे, एक्सरे कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? हम करते हैं एयरपोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी, या जब वो मशीन के थ्रू हम क्या डालते हैं, बैग्स डालते हैं तो वहाँ पे वो स्कैन करता है। ठीक, एक्सरेज कहाँ पे यूज़ होता है? एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल में, यानी कि मेडिकल में भी ये यूज़ हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और इसी तरह अगर हम माइक्रोवेव की बात करेंगे, माइक्रोवेव किस में हो जाते हैं यूज़? माइक्रोवेव ओवन हमारा होता है, कम्युनिकेशन होती है, राडार है उसमें, या मेडिकल ट्रीटमेंट्स में, उन सब में ये यूज़ हो जाती है। और रेडियो वेव्स में किन में? कम्युनिकेशन में, जो कम्युनिकेशन है कि टावर्स होते हैं तो वहाँ पे कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं? रेडियो वेव्स। या नेविगेशन या रिमोट कंट्रोल में भी यही यूज़ होते हैं, कौन से? रेडियो वेव्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जो है ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आप याद रखना। कभी कभार इसमें क्वेश्चन आता है, विच एनर्जी सिस्टम यूटिलाइज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कौन सा सिस्टम ऑफ एनर्जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल यूज़ करता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? टाइडल एनर्जी, बायोमास, न्यूक्लियर एनर्जी या फॉसिल फ्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है टाइडल एनर्जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं ऑलरेडी। व्हाट इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है इनकी वजह से कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी कि इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक। CH4 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो अगर यहाँ पे मीथेन की बात करें, करेक्ट ऑप्शन इज मीथेन। तो जो राइस फील्ड से क्या होता है, राइस फील्ड जो है ये है मेन सोर्स ऑफ मीथेन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सोर्स, यानी कि लार्जेस्ट ह्यूमन कॉज सोर्स ऑफ CH4, यानी कि मीथेन। कौन? एग्रीकल्चर, यानी कि अबाउट 37% ऑफ द मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मेन सोर्स कौन सा है? मेन सोर्स है राइस फील्ड्स, मेन सोर्स है राइस फील्ड। तो ऑप्शन नंबर ए मीथेन इज द करेक्ट आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए जो साइंस वाला पोर्शन है ना, इसमें अक्सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करते हैं, नया क्वेश्चन नहीं लाते हैं, ठीक। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन अच्छे से देखें, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू बायोफ्यूल और बायोगैस। कौन किस प्रोसेस में ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं बायोफ्यूल और बायोगैस में। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, प्लांट्स यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, जो लीफ में यानी क्लोरोप्लास्ट में होती है, वो ग्राना थैलाकॉइड, वो सारा आपको पता ही होगा आई होप। तो फर्मेंटेशन एक और प्रोसेस। इसी तरह सब्लिमेशन क्या है, जब कोई सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली इनटू गैस, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम करेंगे ड्राई आइस, या हम अपने वॉशरूम में यूज़ करते हैं क्या, बाथरूम फ्रेशनर हम यूज़ करते हैं जो कि सॉलिड वाला होता है। तो ये जब किसमें कंटेक्ट में आता है, एयर के साथ कंटेक्ट आता है, तो यहाँ पे ये फ्रेशनेस आ जाती है। तो ये भी एग्जांपल है सब्लिमेशन की। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे नेफ्थलीन बॉल्स की, ठीक है। तो यहाँ ये भी किसके एग्जांपल है, ये भी जब कंटेक्ट आती है किसके साथ, एयर के साथ, तो यहाँ पे एक वो स्मेल आ जाती है। तो यहाँ पे भी सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, ठीक। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। और वापस जो रिवर्स प्रोसेस इसकी, यानी कि गैस टू सॉलिड, इसको कहते हैं डिपोजिशन हम इसको कहते हैं, जब गैस हो जाएगी कन्वर्ट किसमें, सॉलिड में। और अगर हम कार्बोनाइजेशन की बात करेंगे, कार्बोनाइजेशन क्या है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सिंपलर वनस में इन प्रेजेंस ऑफ हीट बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये एक मतलब टाइप ऑफ पायरोलिसिस की ये एक प्रोसेस है। पायरोलिसिस में हम क्या करते हैं, इसमें हम हीट करते हैं फॉसल फ्यूल्स या कोई भी मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और फिर यहाँ पे बन जाता है फिर चारकोल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो ये है कार्बनाइजेशन की प्रोसेस। और अगर हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं, ये एक बैक्टीरिया यीस्ट जो है वही करता है क्या, फर्मेंटेशन प्रोसेस। और यहाँ पे जो बायोफ्यूल निकलता है फिर वो है इथेनॉल जो बायोफ्यूल है वो यहाँ पे निकलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है फर्मेंटेशन इज द करेक्ट आंसर, जहाँ में जिस प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू बायोफ्यूल या बायोगैस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, डेजस्ट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है एज अ फ्यूल। देखिए अगर हम यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम कहाँ पे यूज होता है, यूरेनियम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, यानी कि यूरेनियम 235, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे, फॉसिल फ्यूल में क्या आता है, कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, डीजल आता है, ये सारे क्या है, या न्यूट्रल गैस, ये सारे हैं क्या, फॉसिल फ्यूल। और यही फॉसिल फ्यूल हम कहाँ पे यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स। और जो यहाँ पे पोल्यूशन जो निकलता है किसका, SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड फिर बनाता है एसिड रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। तो थर्मल पावर प्लांट्स में हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच एनर्जी सोर्स इज द लार्जेस्ट सोर्स यूज्ड इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो एनर्जी सोर्स है वो कौन सा हम यूज करते हैं, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कोल या बायोगैस। देखिए अगर हम CNG की बात करें, इसमें कौन सा ये प्रेजेंट होता है, मीथेन गैस प्रेजेंट होता है। इसी तरह LPG में क्या होता है, ब्यूटेन या एंड प्रोपेन, ठीक है। और अगर हम कोल की बात करेंगे, कोल इज द मेजर, यानी कि मेजर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन इंडिया। तो ये कितना परसेंट हम यूज़ करते हैं, यानी कि 46% हम कोल ही यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। और उसके बाद करते हैं ऑयल, इसी तरह यूज़ करते हैं बायोमास, ठीक है। ऑयल करते हैं कितना परसेंट ये कंस्टिट्यूट करता है, ये करता है 24%, और इसी तरह बायोमास करता है 22%, ठीक है। तो ये सारा आपको याद रखना है। अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, वो कौन सी, वो है झारखंड इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको कहते हैं धनबाद क्या है, इसको कहते हैं कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे लार्जेस्ट कोल फील्ड कौन सा है इंडिया का, लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया वो कौन सा है, वो है जारिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड। और ये कहाँ पे, ये भी है झारखंड में।
झारखंड में ये भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लगभग 70% ऑफ द कोल जो है वो कहाँ पे निकलता है, वो निकलता है झारखंड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए आज के लेक्चर में बस हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हम लेक्चर अपना स्टॉप करेंगे, और भी इसमें 30 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, ठीक है। तो अदरवाइज ये लेक्चर जो है लंबा चला जाएगा और आप ये ऐसे बोर हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग लगे होंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो आई होप इन्हीं क्वेश्चन में से वो रिपीट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसी के रिलेटेड। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर करें, इन क्वेश्चंस को, इन सेशंस को, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।